So today we will start from section 200 of CRPC. Okay, the screen is visible. आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Okay. Thank you. Okay, section 200, it is about the examination of complainant. ठीक है, बेसिकली ये प्राइवेट कंप्लेंट की बात हो रही है. A magistrate, subsection 1 से section says the magistrate taking cognizance of an offence on complaint. This is not with respect to the FIR. FIR or the police report is different thing. This is complaint. Shall examine upon oath the complainant and the witness is present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate. Okay? कोई भी कंप्लेंट फाइल करेगा तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट उसको ऑन ओथ एग्जामिन कर लेगा. यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी, सिर्फ एग्जामिनेशन होगी फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग प्रोसेस टू द अक्यूज. विटनेस होगा तो उसको भी एग्जामिन कर लेगा और उसमें सिग्नेचर होगी कंप्लेनेंट के अंदर, कंप्लेनेंट की सिग्नेचर, मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर. विटनेस का एग्जामिनेशन होगा तो विटनेस का और मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर. प्रोवाइडेड दैट when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and the witnesses. कौन से केसेस में कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामिन की जरूरत नहीं होगी? ए है, if a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duties or a court has made the complaint. ठीक है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ने अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के तौर पे कोई कंप्लेंट फाइल की है, जैसे कि बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिसके अंदर जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, ठीक है, ये सारे एक्ट्स के अंदर एफआईआर के पावर नहीं है. अगर ऑफेंस होता है तो उसकी कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट ही करनी पड़ती है मैजिस्ट्रेट को. तो ये जो कंप्लेनर होंगे, जो सरकारी अधिकारी है, उन लोगों को ऑन ओथ एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है. ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने जो सौगंध पे कंप्लेंट फाइल की है दैट इज वैलिड. दूसरा है बी, इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192. अगर मैजिस्ट्रेट को कोई इंक्वायरी या ट्रायल आगे से किसी मैजिस्ट्रेट के पास से मिला है और वहां पर ऑलरेडी एग्जामिन हो गया है तो भी उसको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, द लेटर मैजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन देम. ठीक है, मैंने आपको जो बताया वही कि अगर आगे से किसी मैजिस्ट्रेट ने उसको एग्जामिनेशन कर लिया है, 192 के जो प्रोसीडिंग एग्जामिन करने के बाद किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया है तो उसको फिर से री एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है. प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. मैजिस्ट्रेट अगर उसको लगता है कि वो कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तब प्रोसीजर क्या होगी मैजिस्ट्रेट की? If the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, he shall, if the complaint is in writing, return it for presentation to the proper court with the endorsement to that effect. अगर किसी और जुरिडिक्शन में आपने फाइल किया है और वो कॉम्पिटेंट नहीं है प्रोसेस इश्यू करने के लिए, तो वो राइटिंग में उसका एंडोर्समेंट करेगा और उसको बोलेगा कि आप इसको जो प्रॉपर कोर्ट है वहां पर फाइल करो. बी है, इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं की गई है, ओरल की गई है मैजिस्ट्रेट को, तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट. सिर्फ ओरली डायरेक्शन दे देगा कि आप जो है प्रॉपर कोर्ट में जाके आपकी कंप्लेंट फाइल करिए. अब सेक्शन 202 है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस. जो इश्यू ऑफ प्रोसेस जो होता है, जब आरोपी कंप्लेंट मिलती है और उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है अक्यूज को प्रोसेस इश्यू करता है, नोटिस इश्यू करता है, उसको प्रोसेस बोलते हैं. Subsection A है, 1 है, any magistrate on receipt of a complaint of an offence of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192. मतलब पहले चीज क्या आ गई कि वो ऑथोराइज होना चाहिए कॉग्निजेंस लेने के लिए, या फिर इसको 192 में किसी और मैजिस्ट्रेट से केस रिफर हुआ होना चाहिए. May, if he thinks fit, and shall in case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction. ठीक है, यहाँ पर दो चीज आ गई. पहला है मे. ठीक है, मे किस चीज के लिए है? वो अभी जो ब्रैकेट है उसके बाद की सिचुएशन के लिए मे है, मतलब उसको डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. लेकिन शेल वर्ड यूज है इनटू ब्रैकेट
वो इसके लिए है कि अगर ऑफेंस हुआ है उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर, लेकिन अक्यूज जो है वो उसके एरिया में नहीं रहता, किसी और मेजिस्ट्रियल एरिया के जुरिस्डिक्शन में रहता है, तब उसको क्या करना है, तब वो कंपलसरी ये प्रोसीजर जो करना है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू का। ठीक है, postpone the issue process against the accused and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by the police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding। मतलब खुद इंक्वायरी करेगा, कर सकता है, या फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हैंड ओवर कर सकता है, दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करके दिखाओ कि इसके अंदर कोई गुनाह बनता है या नहीं। इसको हम लोग जो पॉपुलरली जो कोर्ट में बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भाई के कोर्ट इंक्वायरी चाहिए या फिर पुलिस इंक्वायरी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर वाला इन्वेस्टिगेशन है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती अक्यूज को, provided that no such direction for investigation shall be made। किस चीज में इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा? A, where it appears to the magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the court of sessions। अगर जो सेक्शंस लगी है, ऑफेंस लगी है, वो देखते हुए मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर जो है जो ट्राइबल कोर्ट है उसकी सेशंस कोर्ट है, ठीक है, तब वो क्या नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करेगा। B है where the complaint has not been made by a court unless the complainant and the witness present if any have been examined on oath under section 200। अगर ये circumstances हुआ कि जिसके अंदर उसने विटनेसेस को और जो कंप्लेनेंट को ऑन ओथ एग्जामिन कर लिया, ठीक है, और कोर्ट से कंप्लेन नहीं आई, मतलब कोर्ट ने सुओ मोटो कंप्लेन नहीं की है, तब भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करेगा। इन एन इंक्वायरी under subsection 2 है, in an inquiry under subsection 1 the magistrate may if he thinks fit take evidence of witnesses on oath। उसको इंक्वायरी के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई और विटनेसेस को बुलाना चाहिए तो वो उनको समन इश्यू कर सकता है, उनको बुला सकता है और उनको ऑन ओथ एग्जामिन कर सकता है। यहाँ पर भी क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा, सिर्फ एग्जामिनेशन होगा ऑन ओथ। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो खास याद रखना, जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि क्या जो है इस इंक्वायरी के अंदर या इन्वेस्टिगेशन के अंदर अक्यूज को किसी भी तरह का राइट रहेगा कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने आकर के अपना बयान दे सके या फिर अपनी बता सके कि मेरे खिलाफ प्रोसेस क्यों नहीं इशू करना चाहिए? तो आंसर है नो, यहाँ पर अक्यूज को ऐसा कोई राइट नहीं रहता है। किसी भी ट्रायल के अंदर की जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है, अभी यहाँ पर है प्राइवेट कंप्लेन की बात है, तो यहाँ पर अभी कोर्ट को तय करना है कि आरोपी को प्रोसेस इशू करना है या नहीं करना है। तो जब तक आरोपी को प्रोसेस इश्यू नहीं किया जाता वो उस केस के अंदर पार्टी नहीं है, और जब तक प्रोसेस इश्यू नहीं हुआ है तब तक उसको किसी भी तरह की सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो है, provided that if it appears to the magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the court of sessions he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath। ठीक है, वो मैजिस्ट्रेट जो हैगा कंप्लेंट को एग्जामिन करेगा, विटनेसेस को एग्जामिन करेगा और कोर्ट को किसको भेज देगा, सेशंस कोर्ट को भेज देगा। पर यहाँ पर जो है ही विल नॉट इशू द प्रोसेस, यहाँ पर प्रोसेस इशू नहीं करेगा खुद से, वहां पर सेशंस कोर्ट को भेज दिया जाएगा और उसके बाद सेशंस कोर्ट डिसाइड करेगी कि अक्यूज को प्रोसेस इशू करना है या नहीं करना है। Subsection 3 है, if an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer he shall have for that investigation all the powers conferred by this code on an officer in charge of a police station except the power to arrest without warrant। okay, ये है 203 डिसमिसल ऑफ द कंप्लेन। यहाँ पर जो है मैजिस्ट्रेट को लगता है कि डिसमिसल कर देना जैसा है कंप्लेन, आरोपी को प्रोसेस इश्यू करने जैसा नहीं है, तो प्रोसेस इश्यू करने से पहले उसको डिसमिस किया जा सकता है। If after considering the statements on oath, if any of the complainant and the witnesses and the result of the inquiry or investigation, if any, under section 202, the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reasons for doing so। मैजिस्ट्रेट के लिए कंपलसरी क्या है कि रीजंस देना जरूरी है कि वो क्यों इस कंप्लेंट को डिसमिस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो डिसमिसल होगा दैट विल नॉट बी कंसीडर एज एन एक्विटल ऑफ द एक्यूज, क्योंकि यहाँ पर जो है
ट्रायल नहीं हुआ है किसी भी तरह का, यहाँ पर जो है सिर्फ प्रोसेस इश्यू करने से पहले यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है। प्रोसेस इश्यू करने के बाद डिसमिस नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 203। ओके, अब चैप्टर अंडर चैप्टर है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द मैजिस्ट्रेट्स। पहला है 204 इश्यू ऑफ प्रोसेस। If, in the opinion of a magistrate taking cognizance of an offence, there is sufficient ground for proceeding and the case appears to be summons case, he shall issue his summons for the attendance of the accused. अगर समन्स केस है तो क्या करेगा, समन्स इशू करेगा आरोपी को हाजिर होने के लिए। समन्स केस कौन सा होता है, जिसमें पनिशमेंट होती है 2 साल से कम की। वारंट केस, he may issue a warrant or if he thinks fit a summons for causing the accused to be brought or appears at a certain time before such magistrate, or if he has no jurisdiction himself, some other magistrate having jurisdiction. यहाँ पर वो क्या कर सकता है, प्राइवेट केस है लेकिन सीधा जो है अक्यूज को वारंट भी इशू कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, समन्स भी इशू कर सकता है। यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है अक्यूज को कि वो वारंट इशू करे या समन्स इशू करे। और अगर अक्यूज जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है तो आगे हमने देखा सेक्शंस के अंदर कि किस तरह से वो अनदर जुरिस्डिक्शनल एरिया को मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेगा कि इसको समन्स बजाओ या वारंट बजाओ, और वो मैजिस्ट्रेट जो है उस एरिया का जहां पर अक्यूज रहता है वो समन्स या वारंट उसको बजाएगा। ओके, सब सेक्शन 2 है नो समन्स और वारंट शैल बी इश्यूड अगेंस्ट द अक्यूज अंडर सब सेक्शन 1 until a list of the prosecution witness has been filed। मतलब जब हम लोग कंप्लेन करते हैं प्राइवेट कंप्लेन के साथ ही हमको विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस जो कंप्लेनेंट एग्जामिन करवाना चाहता है उसका लिस्ट पहले से दे दिया जाता है। इन अ सबसेक्शन 3 है इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेन मेड इन राइटिंग every summons or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by the copy of such complaint। मतलब जब समन्स या वारंट इश्यू होगा तो उसके साथ में उसको कंप्लेन का कॉपी भी भेजा जाएगा अक्यूज को। सबसेक्शन 4 है व्हेन by any law for the time being in force any process fee or other fees are payable, no process shall be issued until the fees are paid, and if such fees are not paid within a reasonable time the magistrate may dismiss the complaint। ये एक और पावर है मैजिस्ट्रेट को कि अगर जो कंप्लेनेंट है वो प्रोसेस फी नहीं भरता है, ठीक है, तो उसका कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि डिसमिस कर सकता है in absence of payment of process fee। सबसेक्शन 5 है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 87। ठीक है, इसके लिए आपको सेक्शन 87 देखना पड़ेगा जो हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। 205 है मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। व्हेनेवर अ मैजिस्ट्रेट इश्यूज अ समन्स he may, if he sees reasons to do so, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader। जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है इश्यू करती है समन्स आरोपी को तब उसके अंदर क्लैरिफाई कर सकती है कि आपको पर्सनली हाजिर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अक्यूज जो है वो प्लीडर मतलब उसके एडवोकेट के थ्रू अपीयर हो सकता है। सबसेक्शन 2 है बट द मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में इन हिज डायरेक्शन at any stage of the proceeding direct the personal attendance of the accused and if necessary enforce such attendance in the manner herein before provided। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ने ऐसा पहले बोल दिया है कि आपको पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, आप जो है आपके एडवोकेट के थ्रू अपीयर हो सकते हो, लेकिन ट्रायल के अंदर कभी भी मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अभी आरोपी के पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत है तो वो उसको बुला सकता है, और अगर वो नहीं आए तब आगे हमने देखा कि वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट कैसे इश्यू होता है वो भी उसमें हो सकता है। स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। ठीक है, बेसिकली मैं आपको पूरा सेक्शन बता दूं कि यहाँ पर क्या है। पेटी ऑफेंसेस होते हैं, पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं वो यहाँ पर डिफाइन किया है प्रोवाइजो के अंदर, जिसके अंदर पनिशमेंट जो है 1000 रुपीज से कम की होती है। उस केस के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है समन्स के साथ ही उसको अंदर क्लैरिफाई कर देगा कि ये पेटी ऑफेंसेस है, आपको खुद पर्सनली हाजिर रहने की जरूरत नहीं है, आप जो है आपके वकील के मार्फत यहाँ पर जो है पेमेंट जो इसका जो है कंपाउंडिंग फी इतने रुपए है वो आप उसको भर सकते हो, और इस तरह से सीधा वो केस जो है कंपाउंडिंग होके कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आरोपी को पर्सनली हाजिर रहने की जरूरत नहीं है। अब सब सेक्शन 2 है, 2 के अंदर डिफाइन किया गया है पेटी ऑफेंस। पेटी ऑफेंस मतलब क्या है कि जिसके अंदर पनिशमेंट जो है 1000 रुपीज से कम की है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट को ये लागू नहीं पड़ेगा। ओके,
207 है सप्लाई टू द अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट और चार्जशीट के साथ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अक्यूज को सप्लाई करने की बात है। इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट, चार्जशीट के बाद जो केस होता है वो, द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द अक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या चीज देगा? पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161, मतलब कौन से जो विटनेसेस के जितने भी होते हैं स्टेटमेंट्स जो लिए गए हैं, जो जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन रिलाय करता है, ठीक है, वो सारे उसको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक जो प्रोवाइजो है वो सिर्फ इतना है कि पुलिस ने कुछ रिक्वेस्ट किया हो ऐसा कि ये जो विटनेसेस है इनको सीक्रेट विटनेस रखना है, तब उसमें से क्या डिलीट करना है जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो, वो सारा ध्यान में रखते हुए मैजिस्ट्रेट को जो है कॉपी सप्लाई करनी है। और 4 के अंदर है कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, अगर रिकॉर्ड किया है 164 के हिसाब से तो वो। 5 के अंदर है एनी अदर डॉक्यूमेंट और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयरऑफ फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट, अगर पुलिस रिपोर्ट के साथ चार्जशीट के साथ कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आरोपी को देने जरूरी है। Provided that the magistrate may, after perusing any such part of the statement as is referred to in clause 3 and considering the reasons given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of the statement or of such portion thereof as the magistrate thinks proper shall be furnished to the accused। कौन सी चीज को नहीं दिया जाएगा? सिर्फ वही जिसमें पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया हो कि इसमें सीक्रेट विटनेसेस है और ये वाला जो पार्ट है वो डिस्क्लोज नहीं करना है अक्यूज को, सिर्फ उतना ही, बाकी सारा कुछ उसको फर्निश किया जाएगा। इसमें एक सेकंड प्रोवाइजो और भी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द डॉक्यूमेंट रिफर टू इन क्लोज 5 इज वॉल्यूमनस, ठीक है, बहुत बड़ा बल्कि रिकॉर्ड है, he shall instead of furnishing the accused with a copy thereof direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in a court। ठीक है, तो अक्यूज को कॉपी नहीं दी जाएगी उसकी, लेकिन सिर्फ उसको पढ़ने का एक मौका दिया जाएगा उसको और उसके वकील को। सेक्शन 208 है सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। हमने आगे जो देखा ये वो था जिसमें पुलिस रिपोर्ट की बात थी, यहाँ पर बात है जो केसेस है पुलिस रिपोर्ट के बिना जो होते हैं वो, वेयर इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, यहीं पर क्लैरिफाई हो जाता है कि जो भी केसेस है पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट के सिवाय जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होती है और उसमें पुलिस का रिपोर्ट फाइल होता है कि ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट मेड आउट, या फिर कोर्ट ने इंक्वायरी की हो और कोर्ट इंक्वायरी में आता हो कि ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट मेड आउट, उसके बाद जो ट्रायल चलती है ये वो प्राइवेट कंप्लेंट की ट्रायल की बात है। It appears to the magistrate issuing process under section 204 that the offence is triable exclusively by the court of sessions. The magistrate shall without delay furnish to the accused free of cost a copy of each of the following। ठीक है, मैजिस्ट्रेट जब है सेशंस कोर्ट को जो रिफर करता है केस, उसके पहले जो अक्यूज को फर्निश करने की बात है ये वो है द स्टेटमेंट्स recorded under section 200 or 202 or all the person examined by the magistrate, or the statements and confessions if any recorded under section 161 or 164, any document produced before the magistrate on which the prosecution proposes to rely, provided that if the magistrate is satisfied that any such document is voluminous, he shall instead of furnishing the accused with a copy thereof direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in court। जो आगे हमने 2207 सेक्शन के अंदर देखा प्रोवाइजो, उसी तरह का प्रोवाइजो है, उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर भी जो है अक्यूज को सप्लाई किए जाएंगे। कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशंस व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट, ये खास करके सेक्शंस पूछा जाता है कि कमिटमेंट का जो ट्रायल को कमिट करना होता है सेशंस कोर्ट में उसकी सेक्शन कौन सी है, तो वो सेक्शन नंबर यहाँ पर याद रखना है 209। When in a case instituted on a police report or otherwise, मतलब चार्जशीट के ऊपर जो फाइल होते हैं वो भी, ये अदरवाइज प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर होते हैं वो भी। The accused appears and or is brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of sessions, he shall। जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो ऑफेंस है ये ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट है, तब उसको क्या करना है, कमिट करना है। ए
commit after complying with the provisions of section 207 or 208 जो document supply करने के बाद की बात की गई है, as the case may be, the case to the sessions court and subject to the provisions of this court relating to bail, remand the accused to the custody until such commitment has been made. मतलब accused की जो custody है वो भी remand कर देनी है sessions court के अंदर. B है subject to the provisions of this court relating to bail, remand the accused to the custody during and until the conclusion of the trial. Send to that court the record of the case and documents and articles if any which are to be produced in evidence. सारा केस का जो रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स, मुद्दामाल का आर्टिकल, सारा कुछ भेज देने हैं सेशंस कोर्ट के अंदर. चौथा है नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशंस. सेक्शन 210 है प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस. ठीक है, मतलब यहाँ पर बात आती है कि किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट भी की हुई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी उस चीज का पेंडिंग है. सपोज एक मैटर में ऐसा हुआ कि भाई किसी ने एफआईआर कर दी और एफआईआर पुलिस ने ले भी ली, दूसरा जो क्रॉस कंप्लेंट वाली पार्टी है या उसका कोई विटनेस है वो आके अपनी प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल करता है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए. सब सेक्शन 1 है व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट hereinafter referred to as a complaint case, मतलब private case, it is made to appear to the magistrate during the course of the inquiry or trial held by him that an investigation by the police is in progress in relation to the offense which is the subject matter of the inquiry or trial held by him. The magistrate shall stay the proceeding of such inquiry or trial and call for a report on the matter from the police officer conducting the investigation. मतलब अपना खुद का ट्रायल जो है, खुद के पास जो ट्रायल चल रहा है उसको स्टे करेगा जब मैजिस्ट्रेट को ये जानकारी मिलेगी कि इस चीज के अंदर इसी ऑफेंस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और वो क्या करेगा, रिपोर्ट मंगाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, इस इंक्वायरी और ट्रायल जो भी उसके पास चल रही है इन्वेस्टिगेशन, उसका रिपोर्ट मंगाएगा इस ट्रायल के अंदर. सबसेक्शन 2 है if a report is made by the investigating police officer under section 173 and on such report cognizance of any offense is taken by the magistrate against any person who is an accused in the complaint case, the magistrate shall inquire into or try together the complaint case and the case arising out of the police report as if both the cases were instituted on a police report. ठीक है, मतलब जो पुलिस रिपोर्ट, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था बराबर है, उसके अंदर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया है. ठीक है, तो अभी क्या करेगा मैजिस्ट्रेट के पास जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो भी चलेगा और जो पुलिस रिपोर्ट के बाद जो क्रिमिनल केस नंबर पड़ता है वो भी केस चलेगा, और अपने पास जो ट्रायल चल रही है, जो प्राइवेट कंप्लेंट चल रही है, वो इस तरह से चलेगी जैसे कि उसमें चार्जशीट फाइल हुआ है. ओके, नंबर 3 है सबसेक्शन 3 इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट relate to any accused in the complaint case or if the magistrate does not take cognizance of any offense on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial which was stayed by him in accordance with the provisions of the code. मतलब जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आया है, अब उसमें दो चीजें हो सकती है. एक तो जो अक्यूज आपके सामने जो प्राइवेट कंप्लेंट हुई है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो अक्यूज अलग है और पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है किसी और अक्यूज के सामने. एक ये चीज है. दूसरी ये चीज है कि जो पुलिस रिपोर्ट आया है वो नेगेटिव आया है, ऐसा बोल करके इसमें कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है. ठीक है, तब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, तब मैजिस्ट्रेट अपनी खुद की इंक्वायरी और ट्रायल जो है उसको कंटिन्यू करेगा और उसको एक लीगल एंड पर ले जाएगा. मतलब कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसमें जो है आगे ट्रायल चलाने जैसा है तो आगे ट्रायल भी चला सकता है, या फिर उसको लगता है कि मुझे ये ट्रायल खत्म कर देनी चाहिए, कि कंप्लेन को डिसमिस कर देनी चाहिए, तो वो भी कर सकता है. ओके, ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, दैट इज फॉर द चार्ज. ओके, फॉर्म ऑफ चार्ज है, कंटेंट्स ऑफ द चार्ज है. ये सेक्शन जो है सेक्शन 211 ये बताती है कि चार्ज के अंदर क्या क्या आपको लिखना है. जब भी कोई चार्ज फ्रेम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या लिखना है ये इसके अंदर बताया गया है. सब सेक्शन 1 है, मैं आपको मोटा मोटा ऊपर से बताता हूँ. सबसेक्शन 1 है एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शेल स्टेट द ऑफेंस विथ विच द अक्यूज इज चार्ज. ऑफेंस मतलब सेक्शन
2 है इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, कोई एक्ट का स्पेसिफिक नाम है तो आपको स्पेसिफिक नाम से उसको डिस्क्राइब करना है। C है 3 है if the law which creates the offense does not give it any specific name, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice to the matter with which he is charged. 4 है the law and the section of the law against which the offense is said to have been committed against shall be mentioned in the charge. 5th है the fact that the charge is made is equivalent to the statement that every legal condition required by law to constitute the offense charge was fulfilled in the particular case. 6 charge shall be written in the language of the court. 7 if the accused having been previously convicted by any offense is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense, the fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted the court may add it at any time before the sentence is passed. ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सब सेक्शन 7 के अंदर। कितने ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर पहला ऑफेंस हुआ है तो कुछ और पनिशमेंट है, लेकिन वही ऑफेंस रिपीट होता है तो उसमें कोई जो पनिशमेंट है वो ज्यादा है या फिर उसकी सेक्शंस ही अलग है। जैसे कि एनडीपीएस के एक्ट के अंदर, एनडीपीएस एक्ट के अंदर ऐसा है कि अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है उसको एनडीपीएस एक्ट के अंदर, तो दूसरी बार उसको जो है लाइफ कन्विक्शन नहीं होगा पर उसको डेथ पेनल्टी ही होगा। सिमिलरली आईपीसी के अंदर भी एक सेक्शन है, सेक्शन 302 है वो मर्डर के लिए, लेकिन सेक्शन 303 है वो मर्डर के लिए है, लेकिन किसके द्वारा किया गया होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको पहले भी कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुका है। ठीक है, उसने ये सेकंड टाइम उसने जो है 302 कमिट किया, तब जाकर के उसका क्या होगा, 302 में उसका कन्विक्शन नहीं होगा, उसका कन्विक्शन 303 के अंदर आईपीसी के अंदर होगा। तब चार्ज के अंदर बताना पड़ेगा कि आपने पहले भी इस तरह का ऑफेंस किया था, इसके लिए आपको जो है इसमें एनहांस पनिशमेंट का प्रोविजन है, तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो है चार्ज किया जाता है। सपोज मान लो इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर पहले ऐड नहीं किया था तो बाद में भी उसको ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? उसने सपोज बेल हुआ उसका और बेल पर आके उसने फिर से ऑफेंस 302 का कमिट किया, जब उसका चार्ज फ्रेम हुआ तब उसको कन्विक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सेकंड ट्रायल उसका कन्विक्शन हो गया पहले केस में, तब यहां पर उसका चार्ज अमेंड होगा। ओके, सेक्शन 212 है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत ज्यादा देखने ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि चार्ज जो है उसमें उसने कौन से समय पर कौन से प्लेस पर ऑफेंस किया है, वो सारी चीजें लिखना भी जरूरी है। इसका सिर्फ एक प्रोवाइजो है वो देख लेना। प्रोवाइजो में ये बताता है कि प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। ठीक है, अब ये जो सारी सेक्शंस है इसके अंदर काफी सारे जो है अभी सेक्शंस जो आएगी उसके अंदर इलस्ट्रेशंस भी है, वो सारे इलस्ट्रेशंस आप देख लेना, मैं उसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा समझने जैसे हैं। ठीक है, वो एग्जाम के पर्पस के लिए नहीं है। 213 है व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। ठीक है, कि कब आपको बताना पड़ेगा कि ऑफेंस किस तरह से हुआ है, वो भी आपको चार्ज में बताना पड़ेगा। When the nature of the case is such that the particulars mentioned in section 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offense was committed as will be sufficient for that purpose. Okay, सेक्शन 214 है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल। ठीक है, जो ऑफेंस पनिशेबल जो बताई गई है, आप आईपीसी देखोगे तो उसमें एक ऑफेंस के अंदर ऑफेंस का डेफिनेशन है, दूसरे के अंदर उसका पनिशमेंट है। तो जो पनिशमेंट के अंदर जिस तरह से सेक्शन डिफाइन किया गया है आपको उसी सेक्शंस के अंदर चार्ज लिखना है। अब सारा जो भी आपने सेक्शन पढ़े सेक्शन 211 से 214 के बारे में, यहां पर आ जाएगा
एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इफेक्ट ऑफ एरर्स, कि अगर कोई इफेक्ट है एरर की, बराबर है, तो उसको कैसे डील किया जाएगा। No error in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice. आगे से जो बताया गया कि चार्ज इस तरह से होगा, उसमें ये सेक्शन लिखना है, एक्ट का नाम लिखना है, पर्टिकुलर्स भी लिखनी है, लेकिन वो सब में कोई भी तरह का भूल हो गया, ठीक है, तो उसका लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आरोपी ये साबित नहीं करे कि उस भूल की वजह से उस ये जो है फेलियर ऑफ जस्टिस हो चुका है, उसको इंसाफ नहीं मिला है। जो आरोपी साबित नहीं करता है तब तक उसका कोई भी लाभ चार्ज के अंदर कोई भी अगर का आरोपी को नहीं मिलेगा। 216 है, कोर्ट में ऑल्टर चार्ज को जो हो चुका है उसको ऑल्टर भी किया जा सकता है। एनी कोर्ट में ऑल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस, जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले कभी भी चार्ज ऑल्टर हो सकता है। एवरी सच ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। Subsection 3 है, if the alteration or addition to a charge is such that proceedings immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may in its discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि चार्ज जो हमने ऐड किया है उसकी वजह से फिर से ट्रायल चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डिफेंस जो है उसको भी कोई प्रेजुडाइज नहीं हो गया है और जो प्रोसिक्यूटर है उसको भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगी? आगे ट्रायल चलाएगी। सबसेक्शन 4 है, if the alteration or addition is such that the proceedings immediately with the trial is likely in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid। सबसेक्शन 3 में हमने देखा कि अक्यूज को या प्रोसिक्यूटर को किसी भी तरह से प्रेजुडाइज नहीं हुआ था, तो क्या करेगा? फिर से ट्रायल आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात आई है कि उनको ऐसा कोर्ट को लगता है कि उनको प्रेजुडाइज हुआ है, तब क्या होगा? तब होगा द कोर्ट में ईदर डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल और एडजर्न द ट्रायल फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी, ठीक है, रीट्रायल भी उसमें कर सकता है, न्यू ट्रायल भी कर सकता है, या फिर एडजर्न द ट्रायल फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ विटनेसेस है सिर्फ उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये चार्ज को अमेंड करने की वजह से कौन से विटनेस हमको एग्जामिन करने हैं, सिर्फ उन्हीं विटनेसेस को फिर एग्जामिन किया जाएगा। 5 है, इफ द सबसेक्शन 5 इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द ऑल्टर और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ व्हिच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained unless sanction had been already obtained for the prosecution on the same fact as those on which the altered or added charge is founded। ठीक है, नया चार्ज ऐड हुआ और नया चार्ज ऐसा ऐड हुआ है कि उसमें प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट की लेनी जरूरी है, तो जब तक सैंक्शन नहीं आती तब तक ट्रायल नहीं चलेगी। 217 रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड, ठीक है, चार्ज ऑल्टर होने के बाद विटनेस जो है उसको रिकॉल किया जा सकता है। Whenever a charge is altered or added by the court after the commencement of the trial, the prosecutor or the accused shall be allowed, दोनों को अलाउ किया जाएगा, to recall or resummon and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined unless the court for reasons to be recorded in writing considers that the prosecutor or the accused as the case may be desirous to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। ठीक है, मतलब कोई विटनेस पहले से एग्जामिन हो गया, उसके बाद चार्ज ऑल्टर हुआ, तो जो प्रोसिक्यूटर है वो या फिर डिफेंस का जो एक्यूज है वो भी एप्लीकेशन कर सकता है कि इस तरह से कोई नए जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो गया है उसको फिर से री एग्जामिन किया जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जिसमें जो चार्ज ऐड हुआ है उस चीज के लिए। लेकिन कोर्ट वो रिजेक्ट कर सकता है जब कोर्ट को लगता है कि ये अर्जी सही नहीं है, या फिर सिर्फ डिले करने के लिए, या फिर जो एंड ऑफ द जस्टिस है उसको डिफीट करने के लिए ये अर्जी की गई है।
also to call any further witness whom the court may think to be material. मतलब चार्ज अमेंड हुआ, उसके बाद कोई नया विटनेस भी ला सकते हैं, डिफेंस भी ला सकता है और प्रोसिक्यूटर भी ला सकता है. अब यहां पर बात आती है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस. ओके, सेक्शन 218 है, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस. फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच any person is accused, there shall be a separate charge and every such charge shall be tried separately. Okay, हर चार्ज जो होगा वो separate trial होगा. Provided that where the accused person by an application in writing so desires and the magistrate is of opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of charges framed against such person. ठीक है, जितने ऑफेंस किए हैं और सारे ऑफेंसेस के अंदर अलग अलग चार्ज फ्रेम होगा. नथिंग इन सबसेक्शन 2 है, नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 shall affect the operation of the provisions of section 219, 220, 221 and 223. ओके, अब सेक्शन 219 219 क्या बोलती है कि 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विदिन ईयर में बी चार्ज टुगेदर. अक्यूज ने जो है अलग अलग ऑफेंस किए हैं, लेकिन उसको जो 3 ऑफेंसेस है उसको एक ही ट्रायल के अंदर चलाया जा सकता है. वैसे भी हमने देखा कि सेक्शन 218 थी, उसका एक्सेप्शन है 219. व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ द सेम काइंड committed within the space of 12 months from the first to the last of such offense. मतलब पहले ऑफेंस जो हुआ उस ऑफेंस से लेकर के जो आखिरी ऑफेंस हुआ उसके बीच में सिर्फ 12 मंथ का ही अंतर है. ठीक है, और ऑफेंस क्या है, सेम काइंड का है. तब वेदर इन द रेस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन और नॉट. ठीक है, मतलब अक्यूज तो सेम है लेकिन अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मतलब कंप्लेनेंट आर डिफरेंट. ठीक है, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 3. ठीक है, एक से ज्यादा मतलब 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है. सबसेक्शन 2 है, ऑफेंसेस आर ऑफ द सेम काइंड when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of the IPC or any special or local law. स्पेशली जो ऑफेंस होते हैं जो थेफ्ट के, ठीक है, या फिर ऑफेंस होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, कि जिसके अंदर आरोपी अलग अलग है लेकिन कंप्लेनेंट जो है आरोपी सेम है लेकिन कंप्लेनेंट अलग अलग है और वो सेम पीरियड में किए गए हैं 12 महीने के अंदर. तब इसके अंदर जो है 3 केस को एक केस करके एक केस बना करके उसका ट्रायल चलाया जाता है. इसमें प्रोवाइजो भी है. प्रोवाइजो भी चोरी का केस जो मैंने आपको बताया स्पेशली आईपीसी में जो लागू पड़ता है उसी के लिए ही है. सेक्शन 220 है, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस. इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स so connected together as to form the same transaction more offenses than one are committed by the same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offense. ठीक है, मतलब एक ही ऑफेंस उसने किया है, यहां पर एक ऑफेंस उसने किया लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो था कहीं और किया, मतलब चोरी एक जगह से की, दूसरी जगह पे उसने चोरी का माल बेचा, किसी व्यक्ति ने उसका चोरी का माल खरीदा. ठीक है, ये दोनों जो है एक ही ट्रांजैक्शन हुए, भले ऑफेंस अलग अलग है लेकिन ट्रांजैक्शन एक ही हुआ तो इनका ट्रायल भी एक साथ चलेगा. सबसेक्शन 2 है, व्हेन अ पर्सन चार्ज विथ वन or more offenses of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property as provided in subsection 2 of section 212 or in subsection 1 of section 219 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense or those offenses, one or more offenses of falsification of account, he may be charged with and tried at one trial for every such offense. ठीक है, एक ही ऑफेंस के अंदर एक ही ट्रायल के अंदर अलग अलग ऑफेंसेस को पूरा ट्रांजैक्शन जो है उसको कवर कर लिया जाएगा और एक ही ट्रायल उनका सारे लोगों का सारे ऑफेंसेस का बनेगा. 3 है, if the acts allegedly constitute an offense
falling within two or more separate definition of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished. The person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offense. एक ऑफेंस हुआ जो आईपीसी के अंदर है, दूसरा ऑफेंस हुआ वो जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर है, तो अलग अलग ट्रायल उस वजह से नहीं होगा, लेकिन एक ही ट्रायल के अंदर चलेगा. 4 है, if several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combine a different offense, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined, and for any offense constituted by anyone or more or of such. ठीक है, ये आप जो इसका इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं इसके अंदर काफी सारे, वो सारे इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, हर सारे सब सेक्शंस के लिए अलग अलग इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, तब आपको जाके ज्यादा क्लियरिटी इसके अंदर आएगी. पर ये एग्जाम का जो पर्पस है, बराबर एग्जाम पर्पस के लिए आपको सिर्फ ये एक्सेप्शन ही याद रखने हैं कि सेक्शन 219, 220, 21 और 23 के अंदर एक्सेप्शन दिए गए हैं 218 के. Okay, section 221 है, where it is doubtful what offense has been committed. If a single act or series of acts is of such a nature that it is doubtful which of several offenses the fact which can be proved will constitute, the accused may be charged with having committed all or any of such offense, and any number of such charge may be tried at once, and he may be charged in the alternative with having committed someone of the said offense. मैं आपको उसको ऊपर से एक्सप्लेन कर दूं कि कितने ही ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सा ऑफेंस बन रहा है. स्पेशली जो ऑफेंस होते हैं 406 एंड 420, 406 और 420 ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकते. या तो उसके साथ चीटिंग हुई है, या तो उसका जो है ट्रस्ट जो है ब्रीच किया गया है. ठीक है, ये दोनों के इंग्रेडिएंट भी ऑफेंस के अलग अलग है. अब इसके अंदर क्या होता है कि जब चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज दोनों ही सेक्शन में फ्रेम कर दिया जाता है, लेकिन ऑफेंस में जब पनिशमेंट होगा या तो वो 406 में होगा या 420 में होगा, या फिर सपोज मान लो कि पुलिस ने चार्जशीट ही 406 में की है, तब उसका कन्विक्शन जो है 420 के अंदर भी हो सकता है. सिर्फ चार्ज फ्रेम नहीं किया गया 420 का, इसके लिए उसका कन्विक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है. अगर कोर्ट को लगता है, क्योंकि वो सारे सिमिलर ऑफेंसेस ही है, कोर्ट को लगता है कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया है बल्कि चीटिंग किया है, तब जाके उसको चीटिंग के अंदर भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है इन एब्सेंस ऑफ चार्ज ऑफ 420. सबसेक्शन 2 है, इफ in such a case the accused is charged with one offense and it appears in evidence that he committed a different offense for which he might have been charged under the provisions of subsection 1, he may be convicted of the offense which he is shown to have committed, although he was not charged with it. उसको चार्ज नहीं किया था, फिर भी उसको कन्विक्शन हो सकता है. इसमें भी काफी सारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं. Okay, 222, when offense proved included in offense charged. When a person is charged with an offense consisting of several particulars, a combination of some only of which constitutes a complete minor offense, and such combination is proved but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offense though he was not charged with it. मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि कोई ऐसी सेक्शन है जिसके अंदर बड़ा ऑफेंस दिया गया है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि वो बड़ा ऑफेंस नहीं है पर उससे छोटा ऑफेंस किया गया है, तो वो छोटे ऑफेंस का चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं होता. जैसे कि किसी को 302 के अंदर चार्ज किया गया है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये 302 नहीं है, ये मर्डर नहीं है, बट ये एक एक्सीडेंट हुआ था, ये कल्पेबल होमिसाइड था, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ठीक है, तो ये, या फिर कोर्ट को लगता है कि ये था डेथ बाय नेग्लिजेंस था, तो कोर्ट 304 के अंदर उसको कन्विक्शन दे सकता है, भले ही 304 का चार्ज फ्रेम नहीं किया गया हो, क्योंकि जो चार्ज फ्रेम किया गया था 302 का किया था, उसमें हायर पनिशमेंट था, और ये जो 304 में कन्विक्शन किया जा रहा है उसके अंदर लोअर पनिशमेंट है, लेस पनिशमेंट है, माइनर पनिशमेंट है. सबसेक्शन 2 है इसके अंदर.
when a person is charged with an offense and facts are proved with which reduce it to a minor offense, he may be convicted of the minor offense although he was not charged with it. 3 है, when a person is charged with an offense, he may be convicted of an attempt to commit such an offense although the attempt is not separately charged. ठीक है, उसको मेन ऑफेंस के लिए उसको जो है चार्ज किया गया था, लेकिन पता चला कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया था पर उसका अटेम्प्ट किया गया था, तब भी उसको अटेम्प्ट के अंदर उसको चार्ज नहीं किया गया था, इसके लिए उसका कन्विक्शन हो नहीं सकता, ऐसा लॉ नहीं है. उसको अटेम्प्ट के लिए कन्विक्शन किया जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको सेपरेटली अटेम्प्ट के लिए चार्ज नहीं किया गया था. 4. Nothing in this section shall be deemed to authorize a conviction of any minor offense when the conditions requisite for the initiation of the proceeding in respect of that minor offense have not been satisfied. ठीक है, माइनर ऑफेंस मतलब जो शुरू से ही गलत है, अगर माइनर ऑफेंस का उसके ऊपर चार्ज आप लगा ही नहीं सकते थे, वो लगाने के लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस थी जो फॉलो करनी चाहिए, वो नहीं की गई थी, तब आप उसको माइनर जो ऑफेंस था, लेस पनिशमेंट वाला ऑफेंस था, सेक्शन था, उसमें आप चार्ज नहीं कर सकते. ओके, 223 है, व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज जॉइंटली. कौन से लोग हैं जिनको जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है. द फॉलोइंग पर्सन्स में बी चार्ज and tried together, namely the persons accused of the same offense committed in the course of the same transaction. Okay, ये तो काफी सिंपल है, एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर सारे जो भी जितने भी अक्यूज है सबको एक साथ ट्राई किया जा सकता है. persons accused of an offense and persons accused of abatement of or attempt to commit such offense. ठीक है, किसी ने किया है लेकिन कोई अक्यूज ऐसे जिसने अटेम्प्ट किया था, अबेटमेंट किया था, सिर्फ मददगारी की थी, उनको भी साथ में चार्ज किया जा सकता है. सी है, persons accused of more than one offense of same kind within the meaning of section 219 committed by them jointly with the period of 12 months. आगे हमने section 219 में देखा कि किस तरह से 3 केसेस का एक साथ केस चल सकता है, उनका भी जो है एक साथ ट्रायल चल सकता है. डी है, persons accused of different offenses committed in the course of the same transaction. Okay. E है, persons accused of an offense which includes theft, extortion, cheating or criminal misappropriation, and persons accused of receiving or retaining or assisting in the disposal or concealment of property, possession of which is alleged to have been transferred by any such offense committed by the first named person or of the abatement or attempting to commit of such last named offense. मतलब मैं आपको बता दूं ये क्या है. चीटिंग, अगर एक व्यक्ति ने चीटिंग किया, वो चीटिंग का उसने जो है किसी की एड ली थी, किसी की मददगारी ली थी, तो वो जिसने मददगारी करी वो भी ऑफेंस आएगा. चीटिंग से उसने जो पैसा, जो उसने प्रॉपर्टी ली, दूसरे व्यक्ति ने खरीदी है जानते हुए कि ये चीटिंग से प्रॉपर्टी उसने ली हुई है, तो वो भले उसने चीटिंग के अंदर उसका किसी भी तरह का रोल नहीं होगा, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लेकिन उसने यहाँ पर उसको फैसिलिटेट किया, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी को खरीदा, तो उसका भी सेम ट्रायल ही चलेगा. ओके, एफ है, persons accused of offenses under section 411 and 414 of IPC or either of those sections in respect of stolen property, the possession of which has been transferred by one offense. ठीक है, प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसका पोजेशन ट्रांसफर होके किसी बी व्यक्ति के पास आया, चोरी ए ने की थी लेकिन बी को भी साथ में ही ट्राई किया जाएगा. जी है, अब persons accused of the offense under chapter 12 of the Indian Penal Code relating to counterfeit coins, and persons accused of any other offense under the said chapter relating to the same coin or of the abatement attempting to commit any such offense, and the provisions contained in the former part of this chapter so far as may be applied to all such charge. आप ये जो चैप्टर देखेंगे उसमें जो व्यक्ति काउंटरफीट नोट्स कॉइन्स बना रहा है उसके लिए सेपरेट ऑफेंस है, जो सर्कुलेट कर रहा है उसके लिए अलग ऑफेंस है. ठीक है, जिसने बनाया है वो व्यक्ति जानता नहीं है कि इसको कौन सर्कुलेट करने वाला है, जो सर्कुलेट कर रहा है उसको नहीं पता है कि कौन व्यक्ति इसको बना रहा है. ठीक है, लेकिन जो ट्रायल चलेगा वो ज्वाइंट ट्रायल ही चलेगा. प्रोवाइजो है इसमें, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ नंबर ऑफ पर्सन्स आर चार्ज्ड विद सेपरेट ऑफेंसेस and such persons do not fall within any of the categories specified in this section, the magistrate or the court of sessions may,
if such persons by an application in writing so desires, and if it is satisfied that such persons would not be prejudicially affected thereby, and it is expedient so to do try all such offenses, all such persons together. मतलब ये चार जो ए से लेके जी तक सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, 6 सर्कमस्टांसेस है, उसके अंदर कोई केस फॉल नहीं करता है, और उसके बावजूद भी मैजिस्ट्रेट को लगता है, सेशंस कोर्ट को लगता है कि ये सारा जो है सबका ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, तब जो है वो ज्वाइंट ट्रायल तब भी कर सकता है। 224 है विड्रोवल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस। ठीक है, when a charge containing more heads than one is framed against the same person, and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant or the officer conducting the prosecution may, with the consent of the court, withdraw the remaining charges or charges, or the court of its own accord may stay the inquiry into or trial of such charge or charges, and such withdrawal shall have the effect of an acquittal on such charge or charges unless the conviction be set aside, in which case the said court, subject to the order of the court setting aside the conviction, may proceed with the inquiry into or trial of the charge or charges so withdrawn। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कैसा सेक्शन क्या बताना चाह रही है। किसी व्यक्ति के सामने काफी सारे चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, सपोज मान लो कि किसी व्यक्ति के सामने काफी सारी चार्जेस लगे हुए हैं, उसके अंदर जो पनिशमेंट है ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, और उसको 5 केस अलग अलग थे, लेकिन उसको एक केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, 2 केस में लाइफ, दूसरे केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, तब अब तीसरे केस में भी उसको ऐसी पनिशमेंट है कि जिसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, या फिर उसको जो है 326 है, उसको 10 साल का या 5 साल का सजा मिले। ठीक है, वो बंदा तो ऑलरेडी लाइफ कन्विक्शन है, लाइफ कन्विक्ट है, तो आप उसको अब कितनी भी सजा दो वो उससे बढ़ तो सकती नहीं। तब कोर्ट क्या कर सकती है, या जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या कर सकता है कि जो बाकी के ऑफेंसेस है, ठीक है, जिसके अंदर कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों विड्रॉ कर सकते हैं कि इसमें उसको कोई भी सजा हो, ऑलरेडी वो बंदा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो चुकी है, बड़ी सजा हो चुकी है, तो और उसका जो जीवन है इतना बड़ा तो नहीं होगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुका है उसके बाद भी वो 5 साल काटे, क्योंकि पहली सजा जिस केस में हुई है उसी केस में उसकी पहले सजा काटी जाएगी। जेल मैनुअल के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को एक केस के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया तो बाकी की जो सजा है वो उसके साथ ही गिनी जाती है। तो फिर से बिना मतलब का ट्रायल चला के उसका प्रोसीडिंग पूरा करके कोर्ट का जुडिशियल टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं होता है। इसके लिए जो बाकी के जो केसेस है वो विड्रॉ कोर्ट कर सकती है या प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर सकता है। ओके, तो आज हम लोगों ने जो है 224 तक देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सेक्शन 225 से देखेंगे।